सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका रिएक्शन से पहले और जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका मास सेम रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे अगर हम बात कर ले, सपोज करिए एक रिएक्टेंट ए है एंड सेकेंड रिएक्टेंट इज बी। आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म ए बी। ठीक है, तो अगर ये 5 ग्राम है और ये 10 ग्राम है तो ए बी जो बनेगा वो बनेगा 15 ग्राम। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स का मास है इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये थोड़ी सी ओल्ड थ्योरी है, एक्सेप्शंस है इसमें भी। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जहां आपने सुना होगा कि E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ इस रिएक्शन में जो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर इस टाइप की रिएक्शन ये इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो इस रिएक्शन से क्लियर है कि मास जो है कुछ एनर्जी जो निकलती है रिएक्शन में से हीट की फॉर्म में, उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मास। तो एग्जैक्ट जो है ये वाली वैल्यू जो टोटल होता है रिएक्टेंट्स का वो नहीं मिलता है। तो फिर भी अगर ये थोड़े बहुत तो चलते ही है इसमें एक्सेप्शंस, इसमें केमिस्ट्री में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको बेसिक मान के चलते हैं। बहुत सारी जगह हम इस लॉ को जो है यूज भी करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट are added to 15.0 gram of acetic acid solution, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? तो इस तरह का क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड करेंगे। जो भी है लॉ उस पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको लॉ क्लियर हो जाए। तो इस लॉ में पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट when reacts with acetic acid then it will give। देखिए, जब भी आप जानते हैं कि जब भी कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बोनेट जो है रिएक्शन करने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मास पूछा ही गया है CO2 का। अब देखिए क्या होगा, जो भी कंपाउंड होता है उसमें एनायन भी होता है और कैटायन भी होता है। ये कैटायन हो गया एंड ये बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सोडियम है, ये एसीटेट आयन से रिएक्शन करेगा और ये क्या बना लेगा? CH3COO, सोडियम एसीटेट फॉर्म कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन ये बचा है और एक इसमें से O बचा है कार्बोनेट में से, क्योंकि वो तो CO2 आ गया। तो अब ये हो गया H2O, एक H, दो H और एक ऑक्सीजन यहाँ से। तो ये H2O हो गया, वाटर आ गया। अब इसमें ये जो है ये रेसिड्यू है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द रिएक्शन। इसका मास आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम सपोज कर लीजिए X है और इसका रेसिड्यू का मास जो है वो आपको इसका वेट दे रखा है 18.0 ग्राम। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का दे रखा है आपको 6.3 ग्राम और यहाँ आपको एसिटिक एसिड का दे रखा है 15 ग्राम। तो अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर 6.3 प्लस ए हमने ले लिया 6.3, अगर हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं CH3COOH का आएगा 15.0 and it will be equal to X plus 18। ठीक है, यही इक्वेशन बनी हमारी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके मास को हम ऐड करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो उसका मास भी हम ऐड करेंगे एंड बोथ विल बी इक्वल। यहाँ पर मैं एरो का साइन हटा करके इक्वल का लगा देती हूँ तो आपके लिए और इजी हो जाएगा समझने में। तो ये इक्वल होना चाहिए।
तो अब हम इसको इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, 6.3 प्लस 15 माइनस 18.18 इज इक्वल टू x। अब इस तरह से करके आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया 21.3 माइनस 18, इट इज इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3.3 ग्राम। राइट, क्लियर हो गया। इसको आप 0.0 भी कर लीजिए अगर कैलकुलेशन में आपको इजी करना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3.3 ग्राम। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे, 6.3 हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया प्लस एसिटिक एसिड हमने 15 ले लिया एंड इट इज इक्वल टू x की वैल्यू आप रख दीजिए 3.3 और यहाँ पर 18 आपको रेसिड्यू की दे रखी है, तो आप इसको जरा ऐड करिए कितना होगा 15, ये हो गया 21.3 and it will be equal to also 21.3 grams। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मास जो है वो कंजर्व रहा, जो रिएक्टेंट है उनका मास और प्रोडक्ट का मास सेम आया। तो दिस प्रूव्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फुलफिल द कंडीशन। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं तभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म से समझ लेते हैं। पहले आप लॉ देख लीजिए क्या है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। कोई भी अगर कंपाउंड बन रहा है, अगर वाटर बन रहा है, सपोज करिए आप वाटर है, ठीक है, वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलता है, सी वाटर भी होता है, रेन में भी मिलता है, टैप वाटर भी होता है। तो पानी तो सब जगह सेम है ना, लेकिन आपको पता है कि तीनों की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि टेस्ट की बात अगर हम करें, ठीक है, टेस्ट अगर आप देखोगे या उनकी प्योरिटी आप देखोगे तो जो सी वाटर है उसका डिफरेंट होगा, जो टैप वाटर है उसका डिफरेंट होगा, रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। तो क्या अलग अलग जगह मिलने पर इनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। आप देखिए इसको, अगर सपोज करो जो सी है, सी में जो आपको वाटर मिला, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे रेन वाटर की, तो रेन में क्या है, ये भी फॉर्मूला H2O है और यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। जो प्रोपोर्शन यहाँ था तभी तो ये H2O बन रहा है। और अगर हम इसको देखें टैप वाटर में, जो आपके घर में आता है पानी, अगर उसमें आप देखें उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा और इसमें भी जो प्रोपोर्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ही होगा। जो पर्टिकुलर मतलब तीनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम होगा। तो यही है डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में होंगे तभी तो ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो इट डजंट मैटर कि वाटर कहां से आया है, वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला H2O है और वहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी वाटर बनेगा। क्लियर, इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने 2 केस लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 केस लिए थे, 3 जगह हमने वाटर देखा था, यहाँ इस क्वेश्चन में हम 2 केस लेंगे। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जब बर्न करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है, तो जब ये बर्न करता है तो इट विल फॉर्म 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या होती है, जब मैग्नीशियम, ये आपने पढ़ी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगा तो ये 2MgO फॉर्म करता है और इसको बैलेंस कर दो तो ये रिएक्शन होती है ना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब सेकंड केस में आप देखो, अगर हमने 0.182 ग्राम लिया है मैग्नीशियम का और आफ्टर बर्निंग ये बनाता है 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, तो इसमें हमें निकालना है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन
वो शो कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को या नहीं। इसको समझने के लिए अब हम इसको कैसे करेंगे, आप इसको इस तरह से फॉर्म कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कर लीजिए और एक्सपेरिमेंट 2 कर लीजिए। ठीक है, यहां पर आप मैग्नीशियम का लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं। यहाँ पर आप मैग्नीशियम, यहाँ पर आप ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ये मैं इसको फर्स्ट कर दे रही हूं, फर्स्ट, एंड ये एक्सपेरिमेंट हो गया 2। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम आपको कितना दे रखा है, 0.243 ग्राम। क्लियर। ऑक्सीजन आपको नहीं पता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.4030। ठीक है, और यहां पर जो मैग्नीशियम आपको सेकंड केस में दे रखा है, ये दे रखा है 0.182 ग्राम, और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है 0.3202 ग्राम। क्लियर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन आप पढ़ करके आए हो, इसीलिए बेटा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन तो हम यूज करते ही हैं। ठीक है, 100% वो रूल जो है, जो लॉ है, वो नहीं ठीक है, कुछ रिएक्शंस उसको फॉलो नहीं करती, बट फिर भी वो एक बेस हमको देता है, एक कॉन्सेप्ट हमको देता है। तो वही कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो जो रिएक्टेंट है वो, उनका टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमको यहाँ एक रिएक्टेंट का दे रखा है और प्रोडक्ट का दे रखा है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.160 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 ग्राम। इसमें से आपने ये माइनस कर दिया, तो आपके पास, अब आप इन दोनों को टोटल करके देखिए, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो सेम उसमें आ जाएगा। अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, वो एग्जैक्टली ये जो कंपाउंड बना है वो, उसमें मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, चाहे वो डिफरेंट हमने मास यूज करके बनाया है, डिफरेंट मास हमने उसमें यूज करा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, देखिए दोनों डिफरेंट है वैल्यूज, तो इनका जो डिफरेंट मास हमने लिया है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा और ये जो कंपाउंड बनेगा, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। अब आप यहाँ पर मैग्नीशियम, इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो ये क्या आएगा, 0.243 डिवाइडेड बाय 0.160। ये अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 3:2 का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पर आप अगर मैग्नीशियम और ऑक्साइड का रेशियो को चेक करोगे तो ये आएगा 0.120 एंड 0.302। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3.2 आएगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि कोई भी कंपाउंड मिले या वाटर कहीं पर भी मिलेगा, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। या उसके अलावा मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन देखी कि अगर मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, कितना भी मास आप उसका चेंज करके ले लेंगे, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो वहां पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है वो एक डेफिनेट रेशियो में मिलेंगे, तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इट प्रूव्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। तो ये जो थर्ड लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत सारे प्रोपोर्शंस में अगर है तो हम लॉ पहले समझ लेते हैं क्या है। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जैसे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा कि वो डिफरेंट मास उसका आप ले रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम बन रहा था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट सेम है लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट बनाते हैं, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर भी बनाता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को समझिए। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बन गया, द मास ऑफ वन एलिमेंट, उन दोनों में से जो कंपाउंड बना है उसमें से एक एलिमेंट का मास दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट टू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से एक एलिमेंट या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन
उनका मास फिक्स होगा और दूसरा वाला जो कंपाउंड कंबाइन करेगा वो एक होल नंबर रेशियो में होगा। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करेगा तो ये 18 ग्राम वाटर फॉर्म करेगा, राइट। यहां पर जो वाटर है, इसका वाटर का फॉर्मूला हमने लिखा है H2O। लेकिन अगर ये H2O2 फॉर्म करता है, अगर ये H2O2 फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 इसका मोलर मास। तो अब ये जब कंबाइन करेंगे तो ये 34 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स्ड है दोनों स्टेप में, दोनों रिएक्शन में। तो ये है हाइड्रोजन, दोनों में 2 ग्राम, ये कम फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। वेरिएशन कहां पे आ रहा है ऑक्सीजन में 16 एंड 32। तो अब ये जो एलिमेंट इस फिक्स्ड रेशियो के संग, फिक्स्ड मास के संग जब कंबाइन करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो हमें इसका रेशियो चेक करना है। तो 16 रेशियो 32 हम लिख देंगे। अगर आप इसका सिंपल रेशियो देखोगे तो 1:2 का रेशियो आएगा। तो ये आ गया सिंपल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर आ गया आपके पास। कि 1:2 के रेशो में जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैल्यू फिक्स है, हाइड्रोजन तो आपको 2 ग्राम ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। इसको हम दूसरे नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके 5 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब अगर हम N2O की बात करें तो N2O में नाइट्रोजन जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इट विल बी 28, ठीक है। तो 28 जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से और ये फॉर्म करते हैं N2O। NO में हम देखेंगे तो नाइट्रोजन 14 रहेगा, ऑक्सीजन 16 आ जाएगा। N2O3 में आप देखोगे तो नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 हो जाएगा और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। NO2 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 32। ऐसे ही N2O5 में आप देखोगे तो 28 एंड यहाँ पर आ जाएगा 80। तो ये जो है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ जिससे ये आपको क्लियर विजिबल हो। ये हो गया 28, क्लियर। अब हमें इसमें से अकॉर्डिंग टू लॉ हमें एक वैल्यू जो है वो फिक्स करनी है। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर दी तो हमने, चलो 28, क्योंकि यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो हम 28 को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम और बनाया जहां पर मैं नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स करके आपको बताऊंगी। तो ये 28 हो गया, ठीक है। अगर ये 28 है तो ऑक्सीजन कितना है, ये 16 है। अगर ये 28 करेंगे तो इसका मतलब हम इससे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम आना चाहिए। तो हमने अगर इसको 28 करा है तो हमारे को ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 32। ये एज इट इज रहेगा 28 एंड 48। ये 14 अगर हम कर रहे हैं तो इसको हमें 28 करना पड़ेगा और 32 का हो जाएगा 64 और यहाँ पर 28 एंड 80। अब ये नाइट्रोजन की वैल्यू हमने फिक्स कर ली। अब हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के संग कंबाइन कर रही है वो एक सिंपल होल नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 16 का टेबल देखिए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80। तो ये किस सिंपल रेशो में आ गया है 1:2:3:4 एंड 1:5। तो दिस लॉ के अकॉर्डिंग जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है
तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन किस रेशो में होती है, 1:2:3:4:5 के सिंपल रेशो में होती है। यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स करिए। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्लियर है। अब ये इसको फुलफिल करता है, ये हमने एग्जांपल से समझ लिया, तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी फिर से डेफिनेशन पढ़ के आप ये खुद करके देखिए अपनी नोटबुक में। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ। तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पर तीन एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट हम देख चुके हैं जब कंबाइन करते हैं। यहाँ पर जो लॉ है वो तीन एलिमेंट्स के लिए है, जिसमें से दो एलिमेंट जो हैं, एक थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स है और दो अलग अलग एलिमेंट्स उस थर्ड एलिमेंट जो फिक्स्ड मास है उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ मासेस in which these do so bear a small whole number ratio। तो वो जो दो एलिमेंट हैं जो डिफरेंट मास के संग कंबाइन कर रहे हैं थर्ड मास से, तो वो जो दो डिफरेंट एलिमेंट है उनका भी मास जो है वो एक रेशियो बेयर करता है, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइंड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करिए। आई मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो जो दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, उनके बीच में जो रेशियो है, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं उनका जो रेशियो है, और दूसरी साइड क्या हो रहा है कि वो एलिमेंट्स आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं, तो उनका जो रेशियो है उन दोनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी वरीड ना करो, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन से, लेकिन जब आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं कार्बन एंड सल्फर और ये कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, तो जब ये कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फर से करेगा कंबाइन, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने फिक्स देखेंगे कैसे फिक्स आ रहा है, और यहाँ जो कार्बन है और सल्फर है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, तो तीन एलिमेंट्स आपके सामने आ गए। अब कार्बन का अगर हम मोलर मास देख लें तो इट इज 12, और ये किस रेशो में ऑक्सीजन के संग कंबाइन कर रहा है, 16 होता है, तो यहाँ पे 2 मोल है तो ये हो गया 32, ये 32 हो जाता है, ठीक है। तो ये 12:32 ये रेशो इसमें आ गया। और यहाँ पर अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का देखते हैं तो सल्फर का कितना है 32 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने जो फर्स्ट लाइन करी है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट का मास यहाँ पर फिक्स्ड आना चाहिए, तो अगर हम थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ये तो इसका फिक्स्ड मास आ गया, ठीक है, दोनों का मास सेम है, फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, 12 एंड 32। अब इस 12 एंड 32 का अगर आप रेशो निकालोगे, कार्बन और सल्फर का आप रेशो निकालोगे तो इट इज 12:32, ठीक है। इसको अगर हम और सिंपल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3:8 का रेशो आ जाएगा। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो और सिंपल रेशो हो गया, 3:8 का रेशो आ गया। अब जो कार्बन एंड सल्फर है ये तो 3:8 के रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये सेकंड लाइन है, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दीज डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, ये आ गया। ये आप जो थर्ड फिक्स्ड एलिमेंट के संग, जो फिक्स्ड मास है जिस एलिमेंट का, उसके संग रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये दोनों भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहे हैं।
अब इसके बात करते हैं टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन। अब यहाँ पर अगर कार्बन और सल्फर ये भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, CH2। ठीक है, CH2 बनाएंगे तो यहां पर इनका क्या रेशो हो जाएगा, अगर हम CH2 का रेशो देखें तो ये हो जाएगा 12:32 इंटू 64। ठीक है, तो ये इस रेशो में आएंगे। और इसका सिंपल अगर हम रेशो करेंगे तो ये 3:2 क्या आ जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख लेंगे, अभी इसको ये आ जाएगा 3:16 का रेशो। हाँ, ये 3:16 का रेशो आ जाएगा अगर हम CH2 की बात करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं 3/16। तो हमारे पास अब ये दो रेशो आ गए हैं, जो हमारे पास कार्बन और सल्फर का रेशो है, और हमारे पास जहां पर ये खुद से कंबाइन कर रहे हैं ये हमारे पास CH2 का रेशो है 3:16 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो गया। अब लास्ट में है कि इन दोनों का भी रेशियो एक सिंपल होल नंबर होता है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए 3/8 और इसको आप डिवाइड कर दोगे 3/16 से, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2/1, या आप इसको लिख सकते हो 2:1। ये पूरी डेफिनेशन इसमें आपकी एक्सप्लेन हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। When two elements combine separately with a fixed mass of third element, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट से जिसका मास फिक्स है, ऑक्सीजन का यहाँ पे मास फिक्स है, then the ratio of masses in which these do so bears a small whole number ratio। तो ये जो कार्बन और सल्फर है ये भी अपने में एक सिंपल होल नंबर रेशो बेयर करेंगे, जो हमने ये 3:8 का निकाला है। ठीक है, इसके आगे टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन। अब ये आपस में भी कंबाइंड होकर के CH2 बना रहे हैं, और ये यहाँ पर भी ये एक सिंपल रेशियो इनका निकालेंगे। और अगर हम यहां पर इनका रेशियो निकालते हैं और जो यहां पे हमने रेशियो निकाला है उनके बीच में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो भी एक सिंपल होल नंबर, हमको स्मॉल होल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूं आपको। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब सल्फर हाइड्रोजन के संग रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करता है H2S और ये फॉर्म करता है H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर किस रेशो में आया यहाँ पर 32, तो ये क्या इनका रेशो हो गया 1:16 का। ठीक है, और अगर नहीं भी अभी ये करना है 1:16 तो अभी हम पहले इसका मास फिक्स कर देते हैं, फिर हम ले लेंगे इसको। यहाँ पर 2:2:16, तो यहाँ पर कौन सा फिक्स हो गया, हाइड्रोजन ये फिक्स हो गया, ये हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है वो फिक्स हो गया। अब ये क्या हो गया, जो सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन कर रहे थे इस थर्ड एलिमेंट के साथ, वो हो जाएगा 32:16 और इट विल बी इक्वल टू 2:1, या हम इसको लिख सकते हैं 2/1। ये क्लियर हो गया आधा पार्ट डेफिनेशन का। नेक्स्ट पार्ट है, इस डेफिनेशन में दो पार्ट है, आपको दोनों को समझ करके फिर कंबाइन करना है। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन है जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये कंबाइन करके बनाएंगे SO2। तो अगर हम SO2 का रेशो देखेंगे तो सल्फर इज 32 और रेशो ऑक्सीजन का आ जाएगा यहाँ पर 32, 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो ये जो रेशो आ जाएगा ये आ जाएगा इनका 1:1 का, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं।
अब क्या कहा है आपसे एक क्वेश्चन में कि ये वाला रेशो आया है और ये वाला रेशो आया है, जब ये दोनों एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे थे तो वो किस रेशो में कर रहे थे, और जब इटसेल्फ इनमें कंबाइन हो रहे हैं तो ये किस रेशो में हो रहे हैं। ये रेशो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो देता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/1 डिवाइडेड बाय 1/1। इस तरह से हम रेशो निकाल लेंगे। तो ये रेशो क्या आ जाएगा, 2/1 या 2:1 का रेशो आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको दोनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा लॉ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ गे-लुसाक। तो नेक्स्ट है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, सेम इस तरह से है, लेकिन ये क्या, ये गैसेस के लिए है और वॉल्यूम के रेफरेंस में है, और वहां आप पढ़ते थे सॉलिड के लिए मास के रेफरेंस में। तो when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume at STP. STP is standard temperature and pressure. जब टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, कोई चेंज नहीं होता उनमें, जो आइडियल कंडीशंस हैं वही रहेंगी। तो उसमें जब कभी भी गैसेस रिएक्ट करेंगी, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ HCl फॉर्म कर रहा है, ये मोल आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप ये समझिए, जो आगे लिखा होता है उसको हम मोल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम जो है क्लोरीन के संग रिएक्ट करेगा और 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनाएगा। तो यहाँ सिंपल रेशो कितना हो गया, 1:1:2, 1:1:2, ये सिंपल रेशो में फॉर्म करेगा। अब एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। इसकी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form NH3। अब इसको आप बैलेंस करिए। पहले बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर आप 3 लगाएंगे और यहां पर आप 2 लगाएंगे, तो ये बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। इसके बाद इफ 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 30 लीटर हाइड्रोजन, अगर यहां पर ये 10 लीटर जो नाइट्रोजन है, 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 30 लीटर हाइड्रोजन के संग, तो इट विल फॉर्म 20 लीटर ऑफ अमोनिया। ये फॉर्म करता है 20 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब आप अगर इसका रेशो देखेंगे तो ये किस रेशो में, 10 से अगर आप सबको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, 3 and 2। तो अगर आप इसका रेशो लिखेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा इसका, जैसे हमने ये रेशो लिखा है, ये आ जाएगा 1:3:2, यही रेशो आ जाएगा। और अब आप रिएक्शन में भी चेक कर लीजिए, इसी रेशो में कंबाइन हो रही है, 1:3:2, 1:3:2, तो ये सेम रेशो में कंबाइन हो रही है। तो ये जब भी गैसेस बाय वॉल्यूम रिएक्ट करती हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशो जो है उसको उस रेशो में कंबाइन करेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शंस। तो आज का वीडियो में इतना ही हम करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।